नमस्कार। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जो लोग सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि 4 अक्टूबर की तारीख तय की गई है इस परीक्षा के लिए। वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से इसी बाबत मेरे यानी अनीता शर्मा द्वारा 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी परीक्षा की तैयारी इतने कम समय में कैसे करें, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। गौरतलब है कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर ये घोषणा कर दी है कि कोविड-19 महामारी के चलते यूपीएससी 2020 की प्रीलिम परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले इन अंतिम महीनों में अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना होता है। समय बहुत कम होता है, ऐसे में याददाश्त को कैसे बढ़ाएं और किस तरह से तैयारी करें। दोस्तों, आईएएस की परीक्षा के जरिए देश के चुनिंदा नौकरियों में से एक को हासिल करने का फैसला लिया है, तो आप बेहद साहसी हैं। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने का सबसे ज़रूरी तरीका है अपनी याददाश्त को बढ़ाना और अपने दिमाग की अवधारणा शक्ति में सुधार लाना। वैज्ञानिकों का यदि माने तो मानव मस्तिष्क पाठ रूप में लिखे गए तथ्यों के मुकाबले ग्राफ या दृश्य रूप में दिखी गई जानकारी और आंकड़ों की तरफ अधिक आकर्षित होता है। तो एक आईएएस उम्मीदवार आप आंतरिक दहन इंजन की कार्यप्रणाली को पैराग्राफ में दिए गए वर्णन के मुकाबले उसके डायग्राम को अधिक याद रख पाएंगे। इसी प्रकार भारत में मुगल शासन काल पर वृत्त चित्र देखना 500 पन्ने की किताब के पढ़ने से अधिक लाभकारी होगा। इसलिए यूपीएससी परीक्षा के लिए व्यापक विषयगत और सामान्य पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए उम्मीदवारों को सादे लिखित नोट्स की तुलना में ग्राफ, चार्ट और ऑडियो विजुअल पठन सामग्री पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी विषय को सीखने और काफ़ी समय तक याद रखना चाहते हैं तो पुनरावृत्ति सबसे अच्छा तरीका है। पुनरावृत्ति से आपकी याददाश्त में तेजी से सुधार होता है। कुछ समय अंतराल पर पुनरावृत्ति द्वारा सीखने के सिद्धांत के अनुसार औसत मनुष्य यदि उचित तरीके से पुनरावृत्ति नहीं करता है तो वह अपनी सीखी हुई बातों का करीब 90% भूल भी जाता है। इसलिए उम्मीदवारों को सुनियोजित तरीके से पुनरावृत्ति सारणी बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पुनरावृत्ति के लिए आदर्श समय सारणी हो सकती है साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक। कुछ दिनों के लिए इसे अपना कर देखें और अपनी याददाश्त के अनुसार समय अवधि निर्धारित करें। याददाश्त में सुधार के लिए एक और बेहद कम इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है दूसरों को सिखाना। और ये तकनीक जब आप साक्षात्कार और समूह चर्चा राउंड की तैयारी करते हैं तो बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। आपको विबग्योर तो याद होगा, ये एक प्रकार की स्मृति विज्ञान तकनीक है जो हमें इंद्रधनुष के सभी रंगों को याद करने में मदद करता है। विबग्योर की तरह ही आप और भी चीज़ों को बना सकते हैं निमोनिक्स के माध्यम से, जैसे कि किस क्रम में इंसानों ने धातुओं का इस्तेमाल शुरू किया, तो आप उसे कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन बोलेंगे। लेकिन अगर इसे निमोनिक्स के माध्यम से बोलेंगे तो बोलेंगे CBI, यानी कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, CBI। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की मेन लोकेशन कहाँ कहाँ है, इसकी जानकारी आप छोटे से कैसे याद कर सकते हैं। GPRS यानी गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सिंध। यदि आप भारत में इंटीग्रेट प्रोग्राम के अंदर कौन सी मिसाइल बनी है इसको याद करना चाहते हैं तो पटना याद कर सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश यानी पटना। इस तरह से आप निमोनिक्स शब्द बना करके बड़ी से बड़ी जानकारी को अपने हिसाब से छोटा करके भी याद कर सकते हैं, जो कि कम समय में याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि आपको विश्व के महाद्वीप याद करना है तो आना एशिया करके भी आप याद कर सकते हैं, जैसे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका यानी आना एशिया। विश्व के महासागरों को याद करना है तो आप पियासा बोल सकते हैं, जैसे पी पैसिफिक, आई इंडियन ओशन, ए अटलांटिक, एस सदर्न, ए आर्कटिक महासागर। भारत के प्रदेश याद करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं: उत्तर उत्तरा मध्य पश्चिमी, छत्तीस राजा झाड़ सिक्कमी, मेघनाग मणि मजे त्रिपुरारी, अंधड़ काना तमिल बिहारी, कंश पंजाबी गुजे महाकोला, आशा अरुण हरि हिमगोला। सभी राज्य इसमें आ जा रहे हैं। निमोनिक्स जो है कविता के रूप में भी याद की जाती है। उसी तरह अगर आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को याद करना चाहते हैं तो दिल्ली दमन दादरा अंडा चंडी लक्ष्य सात ही पंडा, दिल्ली दमन दीव दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार चंडीगढ़ व लक्षद्वीप। और भारत के पिछड़े प्रदेशों को यदि याद करना है तो आप बीमारू बोल के भी याद कर सकते हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब पंजाब की 5 नदियों को याद करना है तो उसको छोटे में कैसे करेंगे? आप उसको बोलेंगे रवि, सतलज, व्यास, सरी, झेलम और चिनाब। इन 5 के बीच में बसे राज्य पंजाब। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, लंबा, गहरा, ऊंचा, चौड़ा, अगर किसी चीज़ के जानवर या किसी चीज़ के बारे में आपको याद करना है तो जिराफ जानवर सबसे ऊंचा, चिड़िया ऑस्ट्रिच भारी, हमिंग बर्ड है नन्ही छोटी, चीता तेज सवारी। महाद्वीप है बड़ा एशिया, देश बड़ा रशिया, स्वेज नहर है सबसे लंबी, पेनिसुला अरेबिया। जनसंख्या में बड़ा चाइना, टोक्यो सबसे महंगा, रेगिस्तान सहारा का, बहती वन सुंदर गंगा। नील नदी की लंबाई, बाल्कन झील की गहराई, झील सुपीरियर एकदम ताजी, नदी अमेजन चौड़ाई। एवरेस्ट की चोटी चोटी पर, मौसी नाराम में बरसे पानी, सबसे छोटा देश वेटिकन, महाभारत है बड़ी कहानी। ब्रिटिश म्यूजियम बड़ा अनोखा, ऊंचे से गिरता एंजल फॉल, ट्रांस साइबेरियन रेल चली है, खड़गपुर में उतरे माल। जैसे भारत के गीत हैं उनके रचयिता के नाम के साथ अगर आपको याद करना है तो बंदे बंकिम जनगण टैगोर, सारे जहां इकबाल लाहौर, आमर सोना रविंद्रनाथ, जब बांग्लादेश ने छोड़ा साथ। भारत के शौर्य पुरस्कारों को अगर याद करना है निमोनिक्स में तो कीर्ति शौर्य वीर महान, अशोक परमवीर सम्मान। भारत के खेल पुरस्कारों को अगर याद करना है तो अर्जुन द्रोणाचार्य के जहां चलेंगे तीर, राजीव गांधी के खेल में ध्यानचंद ही वीर। राष्ट्रीय धरोहर को अगर याद करना है तो वंदे जनगण कुमुद शक, बट मंडल व्याघ्र, आम्र अशोक हाँ की मयूर, यही राष्ट्र के ताज। यानी वंदे मातरम, जनगणमन, कमल, शक संबत, बरगद, सोनेट मंडल, बाघ, आम, अशोक, हाकी, मोर एवं ताज ये राष्ट्रीय धरोहर हैं। पानीपत के तीनों युद्धों को अगर याद करना है तो पानीपत की 3 लड़ाई, 15, 26, 56, 70, 61 भाई। इसी प्रकार और भी आप निमोनिक्स बना सकते हैं। आप अपनी याददाश्त में सुधार लाने के लिए संक्षेप और अन्य तकनीकों को बना सकते हैं। इसके अलावा आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए स्मृति विज्ञान की कई तकनीकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप अलग अलग तथ्यों, आंकड़ों और जानकारियों के बीच अपने मन में नक्शे या सहसंबंध बनाना होगा। जैसे भारत में 1975 से 1977 की आपातकालीन अवधि के बारे में जब आप पढ़ने बैठे तो देश में लागू की गई 4थी और 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण भी जरूर पढ़ें। इसके अलावा राजनीतिक कारणों पर गौर करने से आपको भारत में आपातकाल लगने के कुछ आर्थिक कारण भी पता चल जाएंगे। अब जैसा कि समय कम बचा है तो ये भी एक ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी किसी भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचें। इसमें उन दोस्तों या सहपाठियों से
न मिलना भी शामिल है जो आपके पढ़ने की दिनचर्या में रुकावट बनते हों। अपनी याददाश्त को सुधारने का एक और आसान तरीका है कि खुद से सवाल जवाब करना। इसके लिए आपको विषयों, अध्याय या अवधारणा जिन्हें आप इस सत्र के पढ़ने की योजना बना रहे हैं उस पर विस्तृत प्रश्नोत्तरी तैयार किए होंगे आप पहले से। उसके बाद आप प्रश्न के आधार पर विषय की तैयारी करें जैसा कि आप सामान्य रूप से करते हैं। तैयारी कर लेने के बाद थोड़ा अवकाश लें और फिर आपने जो तैयारी की है उसकी मदद से खुद से सवाल जवाब करें। जहाँ तक आपकी याददाश्त में सुधार का सवाल है, ये आपको आपकी याददाश्त की सही तस्वीर दिखाएगा और साथ ही आपको आपकी खूबियाँ और खामियाँ भी बताएगा, जिसे सुधारने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। अभी जब आप पढ़ाई करें तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक भी जरूर लें, क्योंकि मस्तिष्क को थोड़ा आराम की भी ज़रूरत होती है। 1 से 1.5 घंटे तक के लिए सबसे अधिक एकाग्रता शक्ति के साथ काम करता है, इसलिए 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा विराम लेना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स परीक्षा है और समय कम है, ऐसे में यदि रोजाना कुछ परंपरागत विषयों और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन पर आधारित प्रश्नों का निरंतर अभ्यास किया जाए तो एक निश्चित समय सीमा में विस्तृत सिलेबस को कवर किया जा सकता है। क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में परंपरागत विषयों और करंट अफेयर्स का अनुपात 60:40 का रहता है, यानी 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। गौरतलब है कि ये परीक्षा सतही ज्ञान की परीक्षा नहीं है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि जब किसी टॉपिक का अध्ययन करें उससे संबंधित हर पक्ष का विस्तार से अध्ययन करें, जो कि आप कर चुके होंगे। जैसा कि हर साल प्रीलिम्स परीक्षा में इंडियन पॉलिटिक्स से 10 या 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण लेखों से लेकर राष्ट्रपति की शक्तियां, पंचायती राज, मौलिक अधिकार इत्यादि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। जियोग्राफी का सिलेबस भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस परीक्षा का। इसे फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन पर रिवाइज जरूर करें। हिस्ट्री के सिलेबस को एंशंट और मेडविल और मॉडर्न हिस्ट्री में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्शन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था की मूल बातें सिखाने से लेकर पंचवर्षीय योजना, मौद्रिक और राजकोषीय नीति तक अर्थशास्त्र विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी दुनिया का सबसे चर्चित विषय है। इस विषय पर भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी इस विषय पर एक्सपेरिमेंट का परीक्षण कर रहा है। एक बात यहाँ और बताना चाहेंगे कि यूपीएससी यानी आईएएस परीक्षा की तैयारी के दौरान कई उम्मीदवार अक्सर आईआर को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह नहीं देखते, जबकि ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें स्टैटिक व करंट दोनों ही टॉपिक्स महत्वपूर्ण होते हैं। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। परीक्षा में अक्सर व्यक्तिगत मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप समाचार पत्र नियमित पढ़ें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के लिए तैयार करने के लिए द हिंदू अखबार सबसे अच्छा स्रोत है। इसके संपादकीय और राय भाग में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों के बारे में एक विस्तृत विवरण और विचार प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी मुद्दों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे और नीतियाँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास और नीतियाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि, इसका हर रोज वैज्ञानिक विकास खंड बहुत उपयोगी होता है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रकाशित लेख अन्य अखबारों की तुलना में ज्यादा अच्छा माना जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां इससे तैयार की जा सकती हैं। यहाँ आपको जरूरी ये होता है कि इन अखबारों को पढ़ने के बाद यूपीएससी पाठ्यक्रम के लिए कैसे प्रश्न बनाएं और कैसे उसका उत्तर बनाएं, ये आपको स्वयं करना होता है।
यहाँ आपको ये भी बता दें एक बार कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जबकि दूसरी को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा या सीसेट कहा जाता है और ये क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होता है। दोनों प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में 2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र यानी सीसेट में 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। सीसेट में निर्णय क्षमता से संबद्ध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं। चूंकि अब सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सीसेट पेपर में सिर्फ 33% अंक, लगभग 27 प्रश्न या 66 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। अब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पर प्रश्न होता है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न होता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पे प्रश्न होता है। भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि पर प्रश्न होते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र 2 में, जो कि सीसेट कहा जाता है, इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसमें बौद्धिक गम्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आधारभूत संख्यन यानी संख्याएं, उनके संबंध विस्तार क्रम इत्यादि, जो कि 10वीं कक्षा तक का स्तर होता है। आंकड़ों का निर्वचन यानी चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, ये भी 10वीं कक्षा स्तर तक ही होती है। गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प दिए जाते हैं। उसी में से सही विकल्प का चयन करना होता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी किसी कला से कम नहीं है। इस परीक्षा में चयन के लिए दृढ़ता, अनुशासन और निरंतर कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। मित्रों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको न केवल साहस, बुद्धि, बल्कि दृढ़ संकल्प का भी परिचय देना होता है। वॉइस फॉर ब्लाइंड की शुभकामनाओं के साथ अंत में यही कहना चाहेंगे कि आसमान छूने का हौसला रखना होगा, क्योंकि सफलता सरलता से नहीं मिलती। रास्ते में जानी अनजानी अनेक बाधाएं सुरसा के मुंह की तरह आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए मिलती रहेंगी। समस्याओं का सामना करने का हौसला रखें और चल पड़िए अपनी मंजिल की ओर। सफलता जरूर मिलेगी। फिर से यही कहेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।